नमस्कार सभी साथियों और विद्यार्थियों को। कैसे हो आप सभी लोग? हमें उम्मीद है कि आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। आप सभी लोग विजिट कर चुके हो दीपक लक्ष्य एजुकेशनल चैनल के ऊपर, जहां पर निरंतर मेहनत की जाती है आपके लक्ष्य के ऊपर। विद्यार्थियों, यदि आप सभी में से कोई हमारे चैनल के ऊपर पहली बार विजिट किया है तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, ताकि आपको भी ऐसी ही आने वाली कक्षाओं का नोटिफिकेशन समय समय पर मिलता रहे। आज का सेशन आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और ख़ास होने वाला है, और ऐसा सेशन होगा जो कि अनिवार्य संस्कृत भाग के ऊपर आधारित है, जहां पर आपकी प्रत्येक परीक्षा में बहुत सारे प्रश्न बनते हैं। तो आप सभी से निवेदन है, एक बार आप सभी लोग कक्षा को लाइक कमेंट कर शेयर कर दीजिए और सेशन को पूरा वॉच करिएगा। हम शुरुआत कर रहे हैं पहले प्रश्न के साथ में आज के सत्र की। और ऐसे प्रश्न होंगे जो विभिन्न परीक्षाओं में लगातार पूछे जा रहे हैं और आपकी भी आने वाली परीक्षाओं में हूबहू पूछे जाएंगे। क्या है पहला प्रश्न? वेणी संहार नाटक का अंगी रस है वीर रस, रौद्र रस, श्रृंगार रस, शांत रस। आप लोगों को अपना उत्तर करना है विद्यार्थियों। नाटक का नाम है वेणी संहार और उसका अंगी अर्थात प्रधान रस कौन सा है आपको बताना है। तो यदि विद्यार्थियों आप सभी लोगों ने अपना उत्तर चुन लिया है विकल्प ए वीर रस, तो बिल्कुल सही जवाब माना जाएगा। वेणी संहार नाटक का प्रमुख रस कौन सा है? तो उसका नाम है वीर रस। हम सभी लोग आगे बढ़ चलते हैं फटाफट से। ये जो वेणी संहार रचना है यानी कि नाटक है विद्यार्थियों, किसने लिखा है? भट्ट नारायण जी ने। और इसमें अंकों की संख्या कितनी है? 6 अंक हैं। अंक का मतलब जिस प्रकार से रामचरितमानस में 7 कांड हैं, उसी प्रकार इस नाटक में 6 अंक हैं। और इस नाटक में भीम के द्वारा, कौन भीम? महाभारत वाले। दुशासन की हत्या के उपरांत उसके रक्त से द्रौपदी के वेणी अर्थात बालों को बांधने या संवारने का चित्रण किया है, क्योंकि भीम ने प्रतिज्ञा की थी कि दुशासन की जो है उसे बदला जरूर लेंगे। वेणी संहार का नायक कौन है? भीम है, और जो वीर रस का प्रतिनिधित्व करते हैं। फिर हम सभी लोग आगे बढ़ चलते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है विद्यार्थियों, वीथी क्या है? आपके विकल्प हैं वृत्ति, संधि, अभिनय, रूपक। तो क्या है विद्यार्थियों वीथी? वीथी जो है रूपक को कहते हैं। किसे कहते हैं? रूपक को कहते हैं। नाटक के लिए संस्कृत में परिभाषिक जो शब्द है उसे क्या कहा जाता है? रूपक। किसके लिए? नाटक के लिए। किस में? संस्कृत में। और अभिनय की अवस्था में अभिनेता अपने ऊपर नाटकीय पात्र के स्वरूप का आरोप कर लेता है। रूपक के 10 भेद माने गए हैं। कितने भेद माने गए हैं? 10 भेद। ये बात आपको याद रखनी है विद्यार्थियों। यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है कि रूपक के कितने भेद माने गए हैं? 10 भेद माने गए हैं। उनमें से ही एक भेद है आपका वीथी। और रूपक के जो 10 भेद हैं कौन कौन से हैं हम लोग देखते हैं। नाटक है, प्रकरण है, भाण है, व्यायोग है, समौकार है, डिम, इहामृग है, अंक है, वीथी है, प्रहसन है। यही हैं जो है किसके? रूपक के 10 भेद माने गए हैं। उसी में से आपका एक भेद है वीथी। फिर आप सभी का विद्यार्थियों अगला क्वेश्चन है, उत्तिष्ठ जाग्रत प्राप्य वरान्निबोधत। यह है किस उपनिषद का मंत्र है? कठोपनिषद, छांदोग्य उपनिषद, प्रश्नोपनिषद, मुंडकोपनिषद। तो उत्तिष्ठ जागृत प्राप्य वरान्निबोधत ये जो है कहाँ से लिया गया मंत्र है? कठोपनिषद से, जिसका मतलब क्या है? उठो, जागो और अपने लक्ष्य की ओर बढ़ो, लक्ष्य को प्राप्त करो, तब तक ना रुको जब तक लक्ष्य की प्राप्ति न हो जाए। अगला आपका क्वेश्चन है, सहसा विदधीत न क्रियाम। इस सूक्त से युक्त रचना है शिशुपाल वधम, किरातार्जुनीयम, नैषधीय चरितम, कुमार संभवम। तो सहसा विदधीत न क्रियाम यह सूक्ति कहाँ से ली गई है? आपका उत्तर होगा विकल्प बी, किरातार्जुनीयम से। और किरातार्जुनीयम ये है क्या विद्यार्थियों? तो यह है एक महाकाव्य। इसकी रचना किसने की है? भारव जी ने। और भारव का
किरातार्जुनीयम जो महाकाव्य है यह संस्कृत महाकाव्यों की बृहत्त्रयी में गिना जाता है। और इस सूक्ति का अर्थ क्या है विद्यार्थियों? सहसा विदिधित न क्रियाम, अर्थात अचानक कोई भी काम नहीं करना चाहिए वरना आपको पछताना पड़ सकता है। फिर आपका अगला क्वेश्चन है कामार्ता ही प्रकृति कृपणस्व चेतना चेतनेषु, यह पंक्ति किस ग्रंथ से है? विकल्प हैं आपके नीति शतकम, मेघदूतम, श्रृंगार शतकम, रघुवंशम। तो ये जो युक्ति है विद्यार्थियों, कामार्ता ही प्रकृति कृपणस्व चेतन चेतनेषु, यह उक्ति जो है मेघदूत रचना से ली गई है। और मेघदूत ये किसकी रचना है? महाकवि कालिदास की है। और यह क्या है? गीत काव्य है और इसको दूत काव्य भी कहा जाता है। आगे बढ़ेंगे विद्यार्थियों, अगले क्रम में आपका क्वेश्चन है किस रचना में कुट्टनियों का वर्णन या चित्रण किया गया है? कादंबरी, मृच्छकटिकम, दशकुमार चरितम, रत्नावली। तो जिस रचना में कुट्टनियों का चित्रण किया गया है उस रचना का नाम है विद्यार्थियों विकल्प भी मृच्छकटिकम। फिर संस्कृत साहित्य के महान नाटककार जिनका नाम क्या है? राजा शूद्रक द्वारा मृच्छकटिकम में नाटक में ये क्या है? यानी नाटक है कुट्टनियों, कुट्टन का अर्थ होता है वैश्याओं का उल्लेख किया गया है। उज्जैनी की वैश्या वसंत सेना एवं उसकी गृहदासी मदनिका इस नाटक के प्रमुख पात्र हैं। किसके? मृच्छकटिकम के। श्रृंगार रस प्रधान ये नाटक है और 10 अंकों में इसका विभाजन किया गया है। और इसका उपजीव्य क्या है? यानी ऐतिहासिक कल्पना प्रसूत ये ग्रंथ है। यह नाटक एक सामाजिक रूपक है, यानी समाज का चित्रण किया गया है। कादंबरी की रचना जो है बाणभट्ट जी ने की है। 10 कुमार चरितम की रचना दंडी ने की है और रत्नावली की रचना जो है श्री हर्ष जी ने की है। फिर हम सभी लोग बढ़ चलते हैं अगले क्रम में, क्वेश्चन को देखेंगे किस महाकाव्य को विद्वानों ने औषधि माना है? क्या माना है? औषधि। किरातार्जुनीयम, शिशुपालवधम, रघुवंशम, नैषधि चरितम। तो जिस महाकाव्य को विद्वानों ने औषधि माना है उसका नाम क्या है? विकल्प डी नैषधि चरितम। आगे बढ़ते हैं विद्यार्थियों, नैषधि चरितम ये जो महाकाव्य है ये श्रृंगार रस प्रधान है। कैसा है? श्रृंगार रस प्रधान। और इसमें 22 सर्ग हैं। और इसका उपजीव्य यानी विषय कहाँ से लिया गया है? महाभारत के नलोपाख्यान से इसके विषय को उठाया गया है। इसमें नल दमयंती की प्रणय कथा है। प्रणय मतलब प्रेम प्रसंग। किरातार्जुनीयम महाकवि यानी महाकाव्य रचना भारव जी ने की है। शिशुपाल वध महाकाव्य की रचना माघ ने की है। और रघुवंश महाकाव्य की रचना जो है कालिदास जी ने की है। फिर हम सभी लोग अगले क्रम की ओर बढ़ते हैं विद्यार्थियों। आपका प्रश्न है बृहत्त्रयी में कौन सा महाकाव्य नहीं आता है? किरातार्जुनीयम, शिशुपाल वध, नैषधीय चरित, कुमार संभव। तो जो नहीं है बृहत्त्रयी के अंतर्गत आने वाला महाकाव्य उसका नाम है विकल्प डी कुमार संभव। और शिशुपाल वध महाकाव्य, नैषधीय चरित और किरातार्जुनीयम ये सब जो है महाकाव्यों की बृहत्त्रयी में गिने जाते हैं। फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है क्या करना है? सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। फिर नीचे दिए गए कूट के अनुसार आपको अपना उत्तर करना है। एक तरफ कौन है? यानी लेखक हैं। दूसरी तरफ क्या है? उनकी रचनाएं हैं। सबसे पहले हैं कालिदास। तो कालिदास की रचना का नाम क्या है? मालविकाग्निमित्रम। भवभूति, भवभूत की रचना कौन सी है इनमें से? तो भवभूत की रचना का नाम क्या है विद्यार्थियों? वो है आपका मालती माधवम। और 10 कुमार चरितम ये दंडी की रचना है। श्री हर्ष नैषधि चरित यानी इनकी नैषधि चरितम रचना है। तो यहाँ पर क्या है? आपका मिलान किया गया। हम लोग देखेंगे अगले कूट को कौन सा सही है। तो विकल्प सी आपका राइट आंसर माना जाएगा। फिर आपका अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी रचना लघुत्रयी में नहीं आती है? रघुवंश, कुमार संभव, मेघदूत, ऋतु संहार। तो विद्यार्थियों जो रचना नहीं आती है लघुत्रयी में उसका नाम है विकल्प डी ऋतु संहार। और रघुवंश,
कुमार संभव, मेघदूत, ये तीनों लघुत्रयी में गिनी जाती हैं और तीनों की तीनों ये सभी रचनाएं किसकी हैं? आपके महाकवि कालिदास जी की। महाकवि कालिदास का विरचित रघुवंश ये महाकाव्य है, कुमार संभव, मेघदूत इत्यादि। फिर रघुवंश तथा कुमार संभव ये क्या है? काव्य ग्रंथ हैं विद्यार्थियों। और अभिज्ञान शाकुंतलम इनकी प्रसिद्ध नाट्य रचना है। हम लोग बढ़ चलेंगे आगे। आपका क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन कवि कालिदास के पूर्ववर्ती हैं? भारवी, भास, दंडी, भवभूत। तो सबसे पहले आप ये समझ लीजिए पूर्ववर्ती किसे कहते हैं विद्यार्थियों। पूर्ववर्ती का मतलब पहले। तो यहाँ पर क्या है? कालिदास के पहले के कवि कौन है ये आपसे पूछा जा रहा है। तो उनका नाम क्या है? विकल्प बी आपका उत्तर होगा भास। भास महाकवि कालिदास के जो है पूर्ववर्ती नाटककार हैं और भास का समय 4वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व माना जाता है, जबकि कालिदास का समय प्रथम शताब्दी है। कालिदास कृत मालविकाग्निमित्रम की प्रस्तावना में भास को बहुत सम्मान के साथ शब्दबद्ध किया गया है। माफ करिएगा। भवभूति का प्रश्न 7वीं शती के हैं। दंडी की कालावधि 600 ईस्वी के आसपास है और भास जी ने कुल 13 नाटकों की रचना की है, जिनमें स्वप्नवासव दत्तम इनका जो है सर्वप्रमुख नाटक माना जाता है। हम लोग आगे चलेंगे। फिर आपका क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन कवि अर्थ गौरव के लिए प्रसिद्ध हैं? भारवी, भास, कालिदास, श्रीहर्ष। तो इनके विषय में कहा जाता है जो है भारवे अर्थ गौरवम, यानी अर्थ गौरव के लिए कौन प्रसिद्ध हैं? तो आपका उत्तर क्या होगा? भारवी। फिर आगे बढ़ेंगे हम सभी लोग। यही पांडित्य उनके पदों के अर्थ गौरव को जो है परिपूर्ण करता है। किरातार्जुनीयम ये भारवी का महाकाव्य है। अपने काव्य अलंकारों में आधिक्य के परिणाम स्वरूप भी इनके अर्थ गौरव में कोई भी कमी नहीं आने पाई है। विद्यार्थियों बढ़ेंगे हम सभी लोग अगले क्वेश्चन की ओर। क्या है? निम्नलिखित में से कौन सी कृति कालिदास जी की नहीं है? कुमार संभव है, अभिज्ञान शाकुंतलम है, रघुवंशम है। जो नहीं है कालिदास की रचना उसका नाम है विकल्प सी उत्तर रामचरितम, क्योंकि उत्तर रामचरितम ये भवभूत की रचना है। और है क्या ये उत्तर रामचरितम? तो ये जो है भवभूत जी का नाटक है। फिर उसके बाद में आप सभी का अगला क्वेश्चन है, उज्ज्वल नीलमणि रचना है किसकी है? जीव गोस्वामी, भवभूति, रूप गोस्वामी, इनमें से कोई नहीं। तो उज्ज्वल नीलमणि रचना किसकी है? आपके रूप गोस्वामी जी की। और भवभूति ने जो है उत्तर रामचरितम की रचना की है। फिर विद्यार्थियों हम लोग आगे बढ़ चलते हैं। अगला आपका क्वेश्चन है, मुद्रा राक्षस नाटक का रचयिता कौन है? कुमारदास, शूद्रक, अमर सिंह, विशाख दत्त। तो मुद्रा राक्षस ये नाटक किसने लिखा है? आपका उत्तर होगा विकल्प डी विशाख दत्त। और विद्यार्थियों जो ये विशाख दत्त है ये क्या है? चंद्रगुप्त द्वितीय के समकालीन थे। किसके? चंद्रगुप्त द्वितीय के समकालीन थे। और ये 7 अंकों में लिपिबद्ध राजनीतिपरक नाटक है। कौन? मुद्रा राक्षस। इसमें कितने अंक हैं? 7 अंक हैं। और किस प्रकार का नाटक है? राजनीतिपरक। इसमें मुद्रा का नाम अर्थ होता है अंगूठी के द्वारा राक्षस को वश में करने की बात कही गई है। इस कृति में यह स्पष्ट है कि चाणक्य ने किस प्रकार नंद वंश का सर्वनाश किया है। देवी चंद्रगुप्त इनके द्वारा लिखित अन्य नाट्य कृति है। शूद्रक की प्रसिद्ध रचना का नाम है मृच्छकटिकम। कुमारदास जी की कृति का नाम है जानकी हरण। और अमर सिंह की रचना है अमर कोश। फिर हम सभी लोग आगे बढ़ेंगे। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। क्या है? वामाह कुलस्याधयः में वामाह शब्द का अभिप्राय क्या है? मनोअनुकूल व्यवहार करने वाली स्त्रियां, विपरीत आचरण करने वाली स्त्रियां, सामान्य युवतियां, वक्र स्वभाव वाली स्त्रियां। तो वामाह कुलस्याधयः में वामाह शब्द का अर्थ क्या है? विकल्प बी आपका उत्तर होगा विपरीत आचरण करने वाली स्त्रियों को वामाह
कहा जाता है। यह सूक्ति जो है कहाँ से ली गई है? तो महाकवि कालिदास जी के प्रसिद्ध नाटक अभिज्ञान शाकुंतलम के चतुर्थ अंक के 18वें श्लोक में ये बात जो है कही गई है। और 18वें श्लोक में भी अंतिम पंक्ति है ये, वामाह कुलस्याधयः। फिर आप लोगों का अगला क्वेश्चन है, उत्तर रामचरितम के तृतीय अंक का संबंध किससे है? वाल्मीकि आश्रम, अयोध्या से, सरयू का तट, पंचवटी से। तो उत्तर रामचरितम के तृतीय अंक का संबंध कहाँ से है? पंचवटी से। उत्तर रामचरितम, इसमें कुल 7 अंक हैं विद्यार्थियों। कितने? 7 अंक। और उत्तर रामचरितम का जो तृतीय अंक है उस अंक को छाया अंक कहते हैं। क्या कहते हैं? छायांक कहा जाता है तृतीय अंक को। फिर हम सभी लोग आगे बढ़ेंगे। आपका अगला क्वेश्चन है, संस्कृत के किस कवि के लिए घंटा विशेषण प्रयुक्त हुआ है? बाणभट्ट, माघ, भारवी, श्रीहर्ष। तो जिस कवि के लिए घंटा विशेषण प्रयुक्त हुआ है उनका नाम है, उत्तर होगा आपका विकल्प बी, महाकवि माघ। महाकवि माघ द्वारा रैवतक पर्वत की प्रातःकालीन सुषमा का वर्णन किया गया है। कहाँ का? रैवतक पर्वत की प्रातःकालीन सुषमा यानी सौंदर्य का, जिसमें यह प्रतीत होता है कि रैवतक उस गजेंद्र की शोभा धारण कर रहा है जिसमें दोनों ओर 2 उज्ज्वल घंटे लटक रहे हों। इसी कल्पना के कारण माघ को घंटा माघ कहा जाता है। संस्कृत में इन्हें घंटा पथ की उपाधि से विभूषित किया गया है। ये दोनों बातें आपको याद रखनी है, घंटा माघ और घंटा पथ। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, रंगमंच पर पर्दे के पीछे का स्थान क्या कहलाता है? पृष्ठमंच, दर्शक दीर्घा, नेपथ्य, कलाकार दीर्घा। तो रंगमंच पर जो पर्दे के पीछे का स्थान होता है उसे कहते हैं नेपथ्य। और ये वो स्थान है जहां अभिनेतागण नाटक के अनुरूप वेशभूषा धारण करते हैं, यानी सजते धजते हैं जहां। और भवभूति के उत्तर रामचरितम में कहा गया है, कुशीलव कुटुम्बस्य गृहं नेपथ्यमुच्यते। क्या कहा गया है? कुशीलव कुटुम्बस्य गृहं नेपथ्यमुच्यते। फिर हम सभी लोग आगे बढ़ेंगे। आपका अगला क्वेश्चन है, उपमा, पद लालित्य और अर्थ गौरव की दृष्टि से एक साथ तीनों गुणों से युक्त कौन सा संस्कृत कवि प्रसिद्ध है? कालिदास, भारवी, दंडी, माघ। तो उपमा, पद लालित्य, अर्थ गौरव तीनों दृष्टि से जो प्रसिद्ध है उनका नाम है विकल्प डी, उत्तर होगा आपका माघ। इस विषय में एक श्लोक आता है, उपमा कालिदासस्य भारवे अर्थ गौरवम दांडिनः पदलालित्यम माघे संति त्रयो गुणाः। अर्थात उपमा के लिए कालिदास प्रसिद्ध हैं, अर्थ गौरव के लिए भारव प्रसिद्ध हैं, पदलालित्य के लिए दंडी प्रसिद्ध हैं, लेकिन जिसमें ये तीनों गुण समाहित हैं उनका नाम क्या है? महाकवि माघ। फिर जो है माघ की प्रशंसा सभी भारतीय आलोचकों ने खुले मन से की है। माघ को कालिदास की उपमा, दंडी के पदलालित्य और भारव के अर्थगौरव का सम्मिश्रण बताया गया है, अर्थात तीनों गुण पाए जाते हैं। फिर हम सभी लोग विद्यार्थियों आगे के क्रम में पढ़ेंगे। आपका अगला क्वेश्चन है, कालिदास को सुलभ कोपो महर्षि किसने कहा है? यानी दुर्वासा को, परशुराम को, वशिष्ठ को, विश्वामित्र को। तो कालिदास ने सुलभ कोपो महर्षि जिसको कहा है उनका नाम है दुर्वासा को सुलभ कोपो ऋषि कालिदास जी ने कहा है। ये जो है अति क्रोधी दुर्वासा, क्या है? अति क्रोधी दुर्वासा। कालिदास ने यह उक्ति अभिज्ञान शाकुंतलम के चतुर्थ अंक में दुर्वासा के लिए कही है, सुलभ कोपो महर्षि। फिर हम लोग आगे बढ़ चलते हैं। अगला आपका क्वेश्चन है, अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक के लेखक का नाम बताइए। भवभूति, भास, कालिदास, भारवी। तो अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक के लेखक का नाम क्या है? विकल्प सी, कालिदास। हम लोग आगे बढ़ते हैं।
अन्य रचनाकारों की रचनाओं को देखेंगे, जैसे कि किरातार्जुनीयम किसने लिखा है? भारव ने। स्वप्नवासव दत्तम किसकी रचना है? भास की। उत्तर रामचरितम रचना किसकी है? आपके भवभूति जी की। आगे बढ़ते हैं हम लोग। आपका अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा नाटक भास जी का नहीं है? प्रतिमा नाटक, उरुभंग, दूतवाक्यम, मालविकाग्निमित्रम। तो जो नाटक नहीं है इनमें से भास का, वो उसका नाम है, आपका उत्तर होगा विकल्प डी, मालविकाग्नि मित्रम। और बाकी सारे जो है भास जी के नाटक हैं। फिर हम लोग क्या करेंगे, भास जी के अन्य सभी रचनाओं को देखते हैं, जैसे कि प्रतिज्ञा योगंधरायण, स्वप्नवासव दत्तम, उरुभंग, कर्णभारम, पंचरात्रम, दूतवाक्यम, बालचरित्रम, दूत घटोत्कचम, मध्यम व्यायोग, प्रतिमा नाटकम, अभिषेक नाटकम, अभिमारक, चारुदत्त इत्यादि। ये सभी रचनाएं किसकी हैं? भास कवि की। जबकि मालविकाग्निमित्रम, अभिज्ञान शाकुंतलम, विक्रमोर्वशीयम, मेघदूतम, ऋतुसंहारम, ये सभी रचनाएं किसकी हैं? महाकवि कालिदास जी की। फिर विद्यार्थियों हम लोग आगे बढ़ेंगे। आपका अगला क्वेश्चन है, स्वप्नवासव दत्तम नाटक के लेखक का नाम बताइए। कालिदास, भास, भवभूति, व्यास। तो स्वप्नवासव दत्तम ये नाटक किसने लिखा है? आपके भास जी ने। तत्पश्चात हम सभी लोग भास की अन्य सभी प्रमुख रचनाओं को देखेंगे। स्वप्नवासव दत्तम, प्रतिज्ञा योगंधरायण, उरुभंग, कर्णभारम, पंचरात्रम, दूतवाक्यम, बालचरित्रम, दूत घटोत्कचम, मध्यम व्यायोग, प्रतिमा नाटकम, अभिषेक नाटकम, अभिमारक, चारुदत्त आदि प्रमुख नाटक किसके हैं? आपके भास जी के। और विक्रमोर्वशीयम, मालविकाग्निमित्रम, अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक किसके हैं? कालिदास जी के। मालती माधवम, महावीर चरितम, उत्तर रामचरितम, ये तीनों नाटक किसके हैं? भवभूति जी के। जबकि व्यास यानी अंबिका दत्त व्यास जी के उपन्यास रचना का नाम क्या है? शिवराज विजय, उनका एक ये उपन्यास है। अगले क्रम में बढ़ते हैं विद्यार्थियों हम सभी लोग। आपका अगला क्वेश्चन है, भारव की माता का क्या नाम है? सुशीला, गीता, सुनीता, मीता। तो भारव कवि की माता का नाम क्या है? आपका उत्तर होगा विकल्प ए, सुशीला। संस्कृत साहित्य के महान विद्वान भारवी का समय 1560 ईस्वी के आसपास दक्षिण भारत में माना जाता है। इनके पिता का नाम श्रीधर था। क्या था? श्रीधर। और इनकी प्रमुख रचना का नाम क्या है? किरातार्जुनीयम, जिसमें 18 सर्ग हैं और ये महाकाव्य की श्रेणी में आने वाली रचना है और जिसके अंतर्गत वीर रस की प्रधानता है। ये सारे प्रश्न विद्यार्थियों अलग अलग आपकी परीक्षा में बिल्कुल बनने वाले हैं। आपसे पूछा जाएगा इसमें सर कितने हैं, किस प्रकार की रचना है, किस रस की प्रधानता है। फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे विद्यार्थियों। अगले क्रम में आप सभी का क्वेश्चन है, श्री हर्ष के पिता का नाम आप सभी लोगों को बताना है। विकल्प हैं आपके सुधीर, सुशील, हरि, कृष्ण। तो क्या है, ये जो 4 विकल्प विद्यार्थियों आपके दिए गए हैं, इनमें से श्री हर्ष के पिता का कोई भी नाम जो है सही नहीं है। श्री हर्ष का समय 12वीं शताब्दी के आसपास माना जाता है। इनके पिता का नाम जो है श्री हीर था। क्या था? हीर था। और इसमें लिखा है हर विकल्प में, इसलिए गलत है। तो आपको क्या ध्यान में रखना है? श्री हर्ष के पिता का नाम हीर है और माता का नाम जो है मामल्ल देवी था। इनके आश्रयदाता कौन थे? कन्नौज के नरेश जयचंद, यानी जयचंद के दरबार में रहते थे। श्री हर्ष की प्रमुख रचनाएं कौन कौन सी हैं? रत्नावली, नागानंदम, प्रियदर्शिका, नैषधि चरित। और नैषधि चरित को जो है औषध काव्य भी कहा जाता है। तो प्यारे विद्यार्थियों और साथियों, आप सभी लोगों ने आज के इस बेहद ही महत्वपूर्ण सत्र में आप लोगों ने
हिंदी साहित्य में आने वाले अनिवार्य संस्कृत भाग के वैकल्पिक प्रश्नों की श्रृंखला को देखा। आप सभी की विशेष मांग के ऊपर हम लेकर उपस्थित हो रहे हैं। लगातार संस्कृत साहित्य और उसके व्याकरण को लेकर भी हम आगे के जो है कक्षाओं में उपस्थित होंगे। तो आप सभी लोग कक्षा को लाइक कमेंट करना शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। यदि आपको लगता है कि हमारी मेहनत आपके लिए उपयोगी है तो ज़्यादा से ज़्यादा अधिकतम साथी मित्रों को हमारे चैनल से ज़रूर जोड़ते रहिए और हम आपको जो है लगातार कक्षाएं आपकी रुचि और इच्छा के अनुसार देते रहेंगे, जो आपकी सभी आने वाली प्रतियोगी परीक्षाओं में कारगर सिद्ध होंगी। और यदि आप में से कोई भी हमारे चैनल के ऊपर पहली बार विजिट किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, ताकि आपको भी ऐसी ही महत्वपूर्ण कक्षाओं का नोटिफिकेशन समय रहते मिलता रहे। आप सभी को मिलेंगे हम फिर से अगले सेशन में एक नई ऊर्जा के साथ। तब तक के लिए आप सभी लोगों को नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम, बाय बाय, शुभ रात्रि आप सभी लोगों को विद्यार्थियों।